क्या सुनने में अच्छा लगता है, तब आप झारखंड को नहीं जानते हैं। एग्रेशन मतलब यही है, कठोर डिसीजन, त्वरित कार्रवाई। आज कार्रवाई किस पे होती है? एक ठेला पे काम करने वाला है, तुरंत कार्रवाई होगी। एक मजदूर है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। आपकी कार्रवाई उस समय काहे नहीं होती है? जब बड़े बड़े लोग आपकी गिरफ्त में आते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जाल में फंसती हैं, क्यों कार्रवाई नहीं होती? हम लोग आते हैं तो छोटा रहे या बड़ा रहे, जो गलत रहेगा उस पर कार्रवाई होगी। आज माननीय मंत्री दीदी बैठी हैं, आज माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मंत्री तीन मंत्री बैठे हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, सांसद महोदय बैठे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के फिलहाल पालनहार है बैठे, आज विधायक मैडम बैठी हैं, यहां भी एक विधायक बैठे हैं, यहां भी एक विधायक बैठे हैं। ये लोग तय करें कि इस प्रकार का जुल्म, शोषण, अत्याचार एक आम व्यक्ति पे, यानी जो लोग हाशिए पर हैं, जो लोग निम्न स्तर पे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जयराम महतो प्रेम की कविताएं लिखेगा, इनकलाब की बातें नहीं करेगा। एग्रेशन का मतलब है कठोर डिसीजन, एग्रेशन का मतलब है कोई दबाव नहीं, एग्रेशन का मतलब है कॉर्पोरेट से कोई भय नहीं, एग्रेशन का मतलब है अमीरों के चंदे से पल्ला नहीं। एग्रेशन का मतलब होता है निडर होकर, निष्पक्ष होकर झारखंड के मुद्दों पे बात करना, झारखंड के मुद्दों के समाधान करने के लिए प्रयास करना। आंदोलन इस राज्य में रोज होता है। जयराम महतो है क्यों? क्योंकि मैंने उन मुद्दों को टच किया, मैंने उस मुद्दों पे बात किया जो झारखंड की जरूरत थी, जिसपे झारखंड बात करना चाहता था। साफ शब्दों में झारखंड चाहता था कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधी जाए, पर बांधेगा कौन? यार मैं आक्रामकता की बातें करता हूं, कारण कौन है? रेजिग्नेशन लेटर साइन कराया गया है, कौन देगा उत्तर? भारत देश में 4 स्तंभ है कहने को, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आज तक हम 2.5 सालों से भारत के इतिहास में झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, बिना बुलाए किसी राजनीतिक दल के अखाड़े में यह भीड़ नहीं होती है। एक ढेला अगर चला हो तो बता दीजिए, भीड़ को नियंत्रण करने आता है। और यह शौक नहीं है, किसी का शौक नहीं है लड़ाई झगड़ा करना। हर कोई, अरे हम तो नहीं, एग्रेशन से अगर अच्छा काम हो रहा है, अगर एग्रेशन से किसी का भला हो रहा है तो एग्रेशन होना चाहिए। आखिर एग्रेशन शब्द बना ही क्यों है? नहीं, माफी की आवश्यकता नहीं है, नहीं माफी की आवश्यकता नहीं है। आपने हमें मंच पे मौका दिया, इसके लिए आपका साधुवाद, आपका धन्यवाद। लेकिन संजय जी, आपसे जब हम मिलेंगे राजेश ठाकुर जी की उम्र में, जब आपसे हम मिलेंगे दीपिका दीदी की उम्र में, तो शायद एग्रेशन कम होगा। आप एक 29 साल के युवा से मिल रहे हैं और एग्रेशन ना हो, ये उचित नहीं। सबसे पहले द फॉलोअप का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आज के इस कार्यक्रम में हमें जगह मिली है। जहाँ तक मेरे सपनों का झारखंड, तो मैं उन महापुरुषों से भिन्न नहीं हूँ, चाहे वो बिरसा भगवान रहें, तिलका मांझी रहें, विनोद बिहारी महतो रहें या शहीद निर्मल महतो रहें। मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ। मैंने उन्हीं की परछाई को, उन्हीं के विचारों को आत्मसात करके राजनीति में कदम रखा है। तो मेरा मानना है कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई जिन मुद्दों के साथ लड़ी गई थी, वही मेरे मुद्दे होंगे। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जो सोच के साथ इस राज्य को अलग किया गया था कि जब ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के युवाओं के पास क्या अधिकार होगा, जब ये राज्य अलग होगा तो यहाँ के किसानों के पास क्या स्वतंत्रता होगी, मेरे मुद्दे वही होंगे। झारखंड जो हमारे झारखंड के नाम में ही छुपा है, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन का एक भूभाग, और हमारी जो निरंतर लड़ाइयाँ रही हैं आदिकाल से, वो इसी विषय को लेकर रही हैं। तो जब मैं विधानसभा के चुनाव में जाऊंगा, मेरा पहला मुद्दा इस राज्य में एक सुदृढ़ स्थानीय नीति का रहेगा। चूँकि मैं जिन क्षेत्रों से आता हूँ वो कोयलांचल का क्षेत्र है। आज भी मैं जब कोयलांचल से होकर आया तो लोगों ने अपनी समस्याओं को, लगभग 15-20 आवेदन मेरे पास पड़े। जब मैं एक सामान्य सा बालक हूँ, मैं एक साधारण सा बालक हूँ, और मुझे प्रतिदिन 15 से 20 समस्याओं को सुनना पड़ता है, जो समस्याएं होती है जमीन से संबंधित। इसलिए मेरा मानना है कि जमीन संबंधित जो कानून जो आज हमारे राज्य में है भी, CNT, SPT, लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हैं उनके मैनिफेस्टो में शामिल होने के बाद भी प्रभावी रूप से लागू ना हो पाना, प्रभावी रूप से उन विषयों पर चर्चा नहीं कर पाना, उनको संरक्षण ना दे पाना, एक बहुत ही गंभीर विषय है। और मेरा मानना यही है, जो कि मैं किसान वर्ग से भी संबंध रखता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो जमीन संबंधित मुद्दे हैं वो मेरे प्राथमिक मुद्दे होंगे। उसके बाद आज छात्रों की समस्या देख सकते हैं। आज CGL के छात्र, JSSC CGL के छात्र आज धरने पर बैठे हैं। विगत जो पहला एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में धांधली हुई, इस एग्जाम में धांधली का मामला सामने आ रहा है। तो निश्चय एक बेहतर नियोजन नीति हो और इस तरीके से एग्जाम को लिया जाए कि धांधली ना हो, गड़बड़ी ना हो,
और महत्वपूर्ण सबसे कि अन्य राज्य से लोग जो हमारी हकमारी कर रहे हैं वो कम से कम रुके। उसके लिए मेरे पास मेरी योजना होगी कि हम लोग प्रखंड स्तरीय भाषा के आधार पर एग्जाम लेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान आर्टिकल 1516 इस बात का उल्लेख करता है कि हम जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम उद्गम स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाषा का कहीं जिक्र नहीं है। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। हम लोग अगर सरकार में आते तो इस विषय पर सोचेंगे कि जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं होंगी वो हमारी भाषाओं में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए कोई हिंदी का पेपर आता है परीक्षा में, उसमें एक सवाल आता है कि आंख का तारा इसका मतलब क्या होता है, आग बबूला होना इसका मतलब क्या होता है। तो झारखंड के अभ्यर्थी के साथ साथ इस सवाल का उत्तर बिहार के अभ्यर्थी को भी मालूम है, इस सवाल का उत्तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अभ्यर्थी को भी मालूम है। लेकिन अगर हम अपनी भाषा को प्रमोट करेंगे, अपनी कल्चर को अगर प्रमोट करेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, और वहां सवाल ये रहेगा, मान के चलिए मैं धनबाद के तोपचांची ब्लॉक से आता हूं और वहां एक मुहावरा चलता है, पखड़ तर हाथ करे करे झांक, ना ये राजस्थान को समझ में आएगी ना ये उत्तर प्रदेश को समझ में आएगी। इससे क्या होगा कि नियम भी बना रहेगा और हमारी जो नौकरियों में हकमारी हो रही है वो भी सुरक्षित रहेगा। जी जी, आप मेरा पहला ही वीडियो सुनेंगे। मैं जी, आप मेरा पहला ही वीडियो सुने होंगे, मेरा तर्क सुने होंगे कि धनबाद और बोकारो की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। यदि यहाँ के ब्लॉक में सटे हुए जो ब्लॉक हैं अगर उनमें कोई अन्य राज्य, तो मैंने कहा कि यहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमारा मानभूम का इतिहास रहा है। लेकिन आप बिहार की भाषाओं को, उत्तर प्रदेश की भाषाओं धनबाद और बोकारो में लेके आएंगे तो डंके की चोट पर आज भी कह रहे हैं वो बोरो लैंग्वेज है। आप उनको अगर पलामू में लेके आएंगे तो मुझे आपत्ति नहीं है, आप उनको कोडरमा के कुछ प्रखंड में लेके आएंगे मुझे आपत्ति नहीं है। जो बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यदि आप वहां भोजपुरी मगही की बात करते हैं तो समझ में आता है, धनबाद और बोकारो में लेके आएंगे तो वो बोरो लैंग्वेज है। हमसे सवाल कौन है जो परीक्षाओं को बाधित करवाता है, पेपर लीक करवा देता है? देखिए, वे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इस दुनिया में मौत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जिनको लगता है कि शायद वो सारा धन एकत्रित करके स्वर्ग जा सकते हैं, वहाँ सुख भोग सकते हैं। बिल्कुल ये बहुत गंभीर समस्या है और मुझे लगता है कि इसमें सरकार के लोग शामिल होंगे, विपक्ष के लोग शामिल होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आदरणीय शिल्पी जी कह रही हैं कि अगर वो जनता जानती है तो जनता को मालूम है कि किस प्रकार से जेपीएससी की परीक्षा होती है। उनमें जब रिजल्ट आता है तो विधायक जी के रिश्तेदार होते हैं, विधायक जी के भाई होते हैं, विधायक जी के भतीजे होते हैं, तो ये किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल ये इसी बीच से है, इसी सिस्टम के बीच से है, इसमें किसी एक का कोई योगदान नहीं है। इसमें 24 वर्षों से जिन लोगों ने राज्य की सत्ता को संभाला है, 24 वर्षों से जिन लोगों ने इस राज्य की सरकार को चलाया है, पक्ष बन के विपक्ष बन के, सबका उसमें हिस्सेदारी होता है। तो इसलिए जिस दिन वो इस बात को मानेंगे कि हमें एक समानतापूर्वक जीवन जीना है, हम लोग वास्तव में इंसान मनुष्य तभी हैं जब दूसरे की दर्द, दूसरे की तकलीफ और पीड़ा को देखकर हम भी पीड़ित होते हैं, तब शायद ये माहौल बदले। लेकिन फिलहाल ऐसे परिवेश में ये बुद्ध का देश भले है, लेकिन आज बुद्ध के विचार बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई शांति प्रिय तरीके से इस प्रकार के रास्तों से हटेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो देखिए, सबसे पहली बात, उन भय बिना प्रीत नहीं। उनके साथ अगर दोषी पाए जाते हैं तो कठोरतापूर्वक कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मैं बिल्कुल उसका पक्षधर हूं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति पे कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई से अगर हजारों स्टूडेंट को एक उम्मीद मिलती है, अगर एक व्यक्ति पे कार्रवाई होती है और हजारों किसानों की खुशहाली आती है, तो मुझे लगता है उस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपना एक अनुभव बताना चाहूँगा, हालांकि ऐसे मंचों पे जहाँ एकेडमिक लोग आके सुन रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग आके सुन रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे मेरा जो कैरेक्टर है वो सबके सामने मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बेरमो कठारा की घटना है। वहाँ एक व्यक्ति का अटेंडेंस रोक दिया जाता है, पंच ब्लॉक कर दिया जाता है, जो नौकरी का प्रावधान होता है कोलियरी में। वो व्यक्ति हमारे पास आता है, आके हमें सुनाता है कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मेरा कसूर इतना है कि झारखंडी है और हमें मतलब मेरा पंच को ब्लॉक कर दिया गया है, मेरे अटेंडेंस को रोक दिया गया है, तो कुछ उपाय किया जाए। तो हम उनको फोन लगाते हैं, तो हमने परिचय दिया कि सर ऐसा क्यों करते हैं, गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से रोजगार चलता है, तो इनको पुनः रख लिया जाए। तो उधर से आवाज आई कि आप कौन बोल रहे हैं? तो हमने कहा कि हम जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं, वर्तमान में गिरिडीह लोकसभा लड़े हैं। तो बोला नहीं, आपसे हम परिचित नहीं है। तो हमें लगा कि शायद वो विधायक या सांसद की पैरवी सुनना चाहते हैं। तो मैंने इतना कहा था कि 2 महीने के बाद चुनाव है,
हम बेरमो भी लड़ेंगे, गोमिया भी लड़ेंगे, डुमरी भी लड़ेंगे। अगर वहां से कोई भी सीट जीत के आ जाते हैं तो आपको दामोदर नदी में ले जाकर डाल देंगे।